गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। बेसिकली आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ लेंगे क्लास नाइन्थ की। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी बात की जाए, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, काफ़ी बच्चे बोल रहे थे सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम करा दो। मैंने चलो ठीक है आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आएगा, काफ़ी चीज़ें नहीं आएंगी। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए भी नहीं, 11th क्लास में जब ये आता है तो बहुत मतलब बहुत ही खुल के आता है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ही कंटेंट है इसमें पढ़ने लायक, मज़ा भी आता है पढ़ने में, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ लेना, यहाँ पर सारी बातें नहीं की जाएंगी, इसको और ज़्यादा अच्छे से 11th में पढ़ा जाता है। जो बेसिक बातें ज़रूरी हैं, जो मुझे लगता है करा दूंगा वो बातें तुम्हें, बाकी 11th में पढ़ना, ठीक है। चलें स्टार्ट करें, चलो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देखो हुआ क्या था। इसको समझने के लिए ना थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। थर्ड चैप्टर से थोड़ा कंटेंट है जो हमें समझना है, जरूरी है कि क्या है कहानी। कहानी कुछ ऐसी है कि दुनिया में सबसे पहले महर्षि कन्नड़, एक महर्षि थे, इंडियन फिलोसोफर कह लो, महर्षि कन्नड़, जिन्होंने ये बोला कि भाई एटम जो एटम है बेसिकली उन्होंने ये बोला कि जो मैटर है, मैटर क्या है, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास खुद का मास हो और जगह घेरता हो, ठीक है। मैटर जिसे हिंदी में कहते हैं पदार्थ, कि जो पदार्थ है वो अगर उसको हम तोड़ते जाएं और छोटा करते हैं तो एट लास्ट एक सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा जिसे हम नाम दे रहे हैं परमाणु, ठीक है। और यही है वो एटम। सबसे पहले महर्षि कर्ण ने इसके बारे में बताया था। उसके बाद डाल्टन ने उसी को नाम दिया था एटम, ठीक है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी आई थी, ठीक है। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी भी दी थी, उसमें उसने कहा कि भाई एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, मैटर के सारे पार्टिकल्स एटम से नहीं। क्लास थर्ड चैप्टर में ये सारी बातें हैं। क्या बातें हैं? उसने बोला कि मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है, ठीक है। और क्या बोला कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। हम डिवाइड नहीं कर सकते उसको फर्दर, और पार्ट्स में डिविजिबल नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इनडिविजिबल है वो हमारे लिए। अच्छा, ये बातें काफ़ी हद तक सही थी, काफ़ी हद तक गलत। उसकी जो ये वाली बात थी एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये बात आगे चल के गलत हुई जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। बेसिकली डाल्टन ने ये तो बता दिया कि एटम ये है, ऐसा होगा, ऐसे कंबाइन करेगा, ऐसे ये करेगा, ए प्रॉपर्टीज होंगी, ये वगैरह 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 सब बताया था। लेकिन वो एक चीज पे बात नहीं कर पाया कि एटम का अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, एटम दिखने में कैसा है, क्या कहानी है उसकी। ये सारी कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई कि एटम अंदर कैसा है दिखने में, ठीक है। अंदर मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। क्लियर है? एटम के स्ट्रक्चर की बात की गई कि एटम का स्ट्रक्चर कहाँ है और कैसा है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आती है, मिटा दो इस बात को। चलिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम सबसे पहले जो आया था, बेसिकली स्ट्रक्चर आने से पहले कि भाई ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा एटम होता है, उससे पहले कुछ डिस्कवरीज हुई। और उसमें जो पहली डिस्कवरी थी
वो थी हमारी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिखाई दे रहा है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की सारी कहानी थी। अब वो कह क्या रहा था, वो ये कह रहा था कि बेसिकली किसने की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन? जे जे थॉमसन ने। जे जे थॉमसन, ठीक है। कैसे किया? उसने एक सॉरी एक डिस्चार्ज ट्यूब ली उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट का जो नाम है वो बोला जाता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। किया क्या उसने? उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। देखो क्लास 9th का ही बना रहा हूँ मैं डिस्चार्ज ट्यूब, अदरवाइज थोड़ा सा एडवांस होता है, अलग होता है डिस्चार्ज ट्यूब, 11th क्लास में जो पढ़ा जाता है, ठीक है। एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और एक बैटरी से कनेक्ट किया, एक वोल्टेज से कनेक्ट किया और वो वोल्टेज था अराउंड 10,000 वोल्ट्स, 10,000 वोल्ट के आसपास का वोल्टेज कनेक्ट किया था। कमाल की बात, वोल्टेज हमारे पास है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी बहुत पहले हो चुकी थी। जी हाँ, इसकी डिस्कवरी से करीबन 100 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है 1896-98 के अराउंड, और ये उससे 100 साल पहले आ चुकी थी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब ये देखो, ये पॉजिटिव है तो इस तरफ आएगा एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल, और इस तरफ आएगा कैथोड, ठीक है। एनोड को इन्होंने रखा पोरस, पोरस पोरस मतलब जिसमें छोटे छोटे स्मॉल होल्स हो, ठीक है। यहां पर एक वैक्यूम पंप भी सेट की गई थी जिससे हम प्रेशर को मेंटेन कर सकें, कुछ एक फिक्स प्रेशर रखा था। 9th ध्यान से देखते जाना, कहानियाँ थोड़ी सी मैं इसको ढंग से समझाऊंगा, बेसिक बेसिक बोलूंगा, जो 9th में तो बिल्कुल सिर्फ रटने वाला हिसाब हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो ढंग से समझ लो। एनोड को पोरस रखा गया, साथ ही साथ एनोड के इस टर्मिनल पे उसने क्या देखा, एक फ्लोरोसेंस लगाया, जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंस, चमकने वाला मटेरियल, स्पेलिंग देख लेना, फ्लोरोसेंस। बेसिकली कोई भी चीज़ पे अगर स्ट्राइक करती है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इस पे आके स्ट्राइक करता है, टकराता है, तो वो चमकता था, ठीक है, चमकता था। समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा क्यों, पता क्यों किया उसने इस काम को, अभी हम बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। देखो वही बात है, और भी बहुत सी कहानियां हैं इसमें, पेडल्स लगाए गए, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत सब कुछ कुछ लगाया गया था, ठीक है। वहां उतना जाना नहीं है हमें, बहुत कुछ किया था उसने, ठीक है, इतना नहीं जाना हमें। क्यों नहीं जाना? जरूरत नहीं है तुम्हें। 10⁻³ mm ऑफ Hg, ये प्रेशर है, इतना प्रेशर दिया था।
अब जिसको 10⁻³ mm ऑफ Hg में कंफ्यूजन है, Hg देखो मरकरी को कहा जाता है, Hg, ठीक है। ये मान लो कि मरकरी के प्रेशर से कंपेयर करके, मतलब जितना मरकरी 10⁻³ mm उठने पर जितना प्रेशर देगी उतना प्रेशर यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी डिफरेंट गैसेस यूज की गई थी, एक आध नहीं, अलग अलग गैसेस यूज की गई थी, ठीक है, क्लियर है। ये पहले एक की, फिर हटाई, फिर की, फिर हटाई, फिर हटकी, फिर हटाई, ऐसे अलग अलग गैसेस का यूज किया गया था, ठीक है। और अब क्या हुआ, जब करंट पास कराया गया तब क्या देखा गया कि कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज को भेजा गया। भेजा क्या गया, मतलब ये देखा गया कि कुछ रेज कैथोड से एनोड की तरफ आ रही हैं और ये जो रेज हैं ये इनविजिबल थी, इनविजिबल, दिखाई नहीं दे रही थी। कमाल की बात, इनविजिबल भी थी, दिखाई भी नहीं दे रही थी, तो देखा कैसे? बात समझ में आ रही है? इनविजिबल अगर थी तो देखा कैसे? तो देखने का कुछ ये हिसाब था कि अभी क्या बोला, यहाँ पे फ्लोरोसेंस लगा है, जब ये रे आ रही थी फ्लोरोसेंस पे, क्योंकि ये तो पोरस था एनोड, वहां से टकरा के फ्लोरोसेंस पे टकरा के हमें वहां पर चमक दिखाई दे रही थी, यहाँ पर ग्लो होने लग गया था। तब हमें लगा कि यार यहाँ पर कुछ तो है। तब माइक्रोस्कोप में देखा गया कि हाँ कुछ रेज यहां से यहां जा रही हैं, ठीक है। 10⁻mm ऑफ Hg पे इतना ध्यान मत देना, वो तुम्हारा कोई पूछेगा नहीं कि क्या होता है, तुम्हें जानना है तो मैं इतना समझा सकता हूं कि मरकरी को इतना लेना है कि वो सिर्फ इतना प्रेशर लगा सके कि इतना ऊपर उठ सके प्रेशर में कि 10⁻³ mm उड़ जाए। कैसे समझाऊं? चलो समझाता हूँ। वो प्रेशर बीपी वाली मशीन देखी है, बीपी नापते हैं, ब्लड प्रेशर नापते हैं, तो वो अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए कि बस लगाया बटन दबाया हो गया काम। पहले वैसे आते थे, वो ऐसे करके रैप करते थे, फिर वो ऐसे हवा भरते थे, अगर नोटिस किया हो तो जब हवा भरते थे ऐसे बैलून से, वो बैलून जैसा होता था, उसको जैसे छोड़ते थे तो यहाँ पे जब दबाते थे तो प्रेशर बनता था एक, और जब छोड़ देते थे तो बेसिकली वहां पर एक ऐसे दो लाइन हुआ करती थी जो कि क्या करती थी, 180 और 20 पे रुकती थी जाके, ठीक है। ऐसे करके मशीन देखी होगी क्लास, ऐसे करके होता था, उसमें दो ऐसे लाइनें ऊपर जाती थी। जैसे ही हम उसको प्रेशराइज करते थे इस लाइन में कुछ ऊपर से चढ़ता था, वो चढ़ता क्या था, वो मरकरी था, ठीक है, वो मरकरी होता है जो ऊपर जाता था। अब क्या होता था कि भाई वो प्रेशर इसके हिसाब से मेंटेन करेगा, मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे हम उसको रिलीज करेंगे तो हमारे ब्लड का जो प्रेशर होगा उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता था यहाँ मरकरी, ठीक है। तो कितने पे एडजस्ट करता था, 80/120 पे, अगर नॉर्मल है प्रेशर तो, अगर कम ज्यादा है तो उसके हिसाब से जाएगा। 80 mm और 120 mm, ठीक है, 80 mm 120 mm, तो सेम वही है, प्रेशर इतना रखना है कि यहां पर 10⁻³ mm रहेगा, ठीक है, हीलियम। क्लियर है? नहीं समझ में आया तो कोई बात ही नहीं है, उतना तुम्हें जानना भी नहीं है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना मान लो कि इतना प्रेशर सेट किया गया। Hg क्या है, हीलियम, सॉरी मरकरी की बात की गई है, क्लियर है। इनविजिबल रेस थी, सारी कहानियां थी, ठीक है। अच्छा, क्या बोला इसने कि भाई कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज जा रही हैं, और वो जो रेज जा रही हैं वो आ रही हैं ड्यू टू अ पार्टिकल, उसके अंदर एक पार्टिकल है जिसकी वजह से वो रेज बन रही हैं, और उस पार्टिकल को उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और इसने बोला कि भैया जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्यों बोला नेगेटिवली चार्ज, क्यों बोला? क्योंकि भाई कैथोड से, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा था, तो इसलिए उसने बोला कि वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, क्लियर है। और क्या दिया था, और देखो वैसे तो पहले बता देता हूं क्या दिया था। उसने बोला
कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो होता है 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कूलम ऐसा यूनिट है चार्ज की, ऐसा यूनिट है कूलम चार्ज की, ठीक है। और बोला गया मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू में 10 की पावर माइनस 31 kg। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें सब समझ में आ रही हैं? माइनस 31 kg के अराउंड। अब देखो सच्चाई क्या है, इसने चार्ज और मास नहीं दिए थे। 9th के हिसाब से बोलोगे हाँ ठीक है ये दिया था इसने, 11th के हिसाब से या थोड़ा सा हम असलियत समझे तो इसने नहीं दिया था। इसने पूरी तरीके से नहीं दिया था, मतलब दिया तो था लेकिन पूरी तरीके से इसका हम नाम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बेसिकली इसने जो दिया था, जे थॉमसन ने जो दिया था वो चार्ज बाय मास की रेशियो दी थी। इलेक्ट्रॉन के चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास की उसने रेशियो निकाली थी। कैसे निकाली थी, क्या किया था, वो सब सीने क्लास में, वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट कि भाई चार्ज बाय मास की जो रेशियो है वो ये है। उसे नहीं पता था कि चार्ज क्या, उसे नहीं पता था मास क्या, उसने बस ये बोल दिया। उसने मतलब ऐसा समझ लो कि भाई तुम्हारा जो x अपॉन में y है उसकी वैल्यू 2 आएगी, बस उसने ऐसा कुछ बोला। उसने ऐसा कुछ बोला कि जो x है, जो चार्ज है, और जो y है, जो मास है, मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन उनको जब भी मैं डिवाइड करूंगा, उनको जब भी मैं डिवाइड कर रहा हूं, और सारी गैसेस पे, सिर्फ एक गैस की बात नहीं, जितनी भी गैसेस उसने ट्राई की, सारी गैसेस पे ये जो रेशियो आ रही थी चार्ज बाय मास, चार्ज बाय मास, चार्ज बाय मास, सब पे सेम, कि मैं जिसका भी चार्ज बाय मास चेक कर रहा हूं, जिस पे भी मैं इस चीज को अप्लाई करके देख रहा हूं, वो हर बार वैल्यू इतनी ही आ रही है। ऐसा बोला उसने। ये नहीं कह रहा कि दो ही वैल्यू थी, एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। मतलब चार्ज बाय मास को डिवाइड करके एक फिक्स वैल्यू आएगी जो चेंज नहीं हो सकती, वो कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहां लिखा है x अपॉन वाई इक्वल टू 2। अब तुम x को अगर 1 रखो तो y कितना हो जाएगा, हाफ। x को अगर 10 रखो y कितना हो जाएगा, 5। x को अगर 100 रखो तो y कितना हो जाएगा, 50। x को अगर 26 रखो तो y कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, तो मतलब भाई x और y कुछ भी हो सकते हैं, सिर्फ ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो उसने चार्ज बाय मास की रेशियो दे दी थी, और सारी गैसेस पे वो रेशियो फिक्स आ रही थी, वो थी 1.75 इंटू में 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। ये रेशियो से दी थी। क्लास 9th एक्स्ट्रा है, पढ़ना हो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चार्ज बाय मास की रेशियो दे दी थी उसने। मैं ये नहीं कह रहा कि चार्ज दिया था, नहीं, चार्ज बाय मास की रेशियो दी थी सिर्फ। अच्छा, और उसने चार्ज बाय मास की दी तो चार्ज और मास कहां से निकले, तो उसको जो इसका जो श्रेय जाता है, इस जो ये काम जिसने किया था वो था एक और साइंटिस्ट, आर के मिलिकन। क्लास 11th में इसके बारे में पढ़ा जाता है। आर के मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जहां से उसने, आर के मिलिकन ने चार्ज निकाला था 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। देखो चार्ज दिया आर के मिलिकन ने निकाल के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आर के मिलिकन ने निकाल के दिखा। माइनस में लगाना है इसे क्लास, नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, आर के मिलिकन ने चार्ज दिया था। अब देखो चार्ज बाय मास की रेशियो तो इसने दी हुई थी हमें, यहां पर चार्ज की वैल्यू डाली गई और मास की वैल्यू निकाल ली गई। समझ में आ गई बात? इसलिए हम कहते हैं कि इसका काम था। हाँ, इसने चार्ज बाय मास की रेशियो दी थी, लेकिन चार्ज आर के मिलिकन ने दिया था, वहां से चार्ज उठाकर इसकी वैल्यू में डालकर और तब मास निकाला गया था। बाकी 9th के हिसाब से चार्ज और मास इसी ने दिए थे। 11th में ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है वो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? चार्ज बाय मास की रेशियो दे दी थी उसने।
इतना ही कंटेंट है ओवरऑल। इनविजिबल रेस थी, डिफरेंट गैसेस यूज की थी और सारी गैसेस पे सेम रिजल्ट्स आ रहे थे, सेम रिजल्ट्स ऑन डिफरेंट गैसेस। ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आगे दिक्कत ना हो तुम्हें, ठीक है। सेम रिजल्ट्स एंड डिफरेंट गैसेस, क्लियर है? इतना समझ में आया? ऑलमोस्ट यही है और कुछ इसमें है नहीं। इन्हें कैनाल रेस भी बोला जाता है, दिमाग में रख के चलें, ठीक है। मिटा दूं? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूं फिर से। कुछ और बातें कर लेते हैं क्लास। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी। देखो प्रोटॉन की डिस्कवरी कुछ सालों में ही हो गई थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के करीबन 4-5 सालों बाद, 5 से 6 सालों बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी आई थी। किसने की? देखो जब जे थॉमसन ने ना इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, डिस्चार्ज ट्यूब पे काम किया, तो बाकी साइंटिस्ट भी डिस्चार्ज ट्यूब पे काम करना स्टार्ट कर गए। क्यों स्टार्ट किया, उसके पीछे रीजन क्या था? देखो प्रोटॉन की डिस्कवरी इसलिए ज्यादा जल्दी आई क्योंकि लोगों के दिमाग में एक बात आई कि यार एटम के अंदर अगर नेगेटिव चार्ज है और एटम तो पूरा न्यूट्रल होता है, मतलब अगर देखा गया कि तो एटम क्या था, न्यूट्रल था। तो एटम अगर न्यूट्रल है और एटम के अगर इसने प्रूफ, अगर जे थॉमसन ने ये बात रखी कि भाई एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी होगा जो कि एटम को न्यूट्रल बना रहा है। तो वो पॉजिटिव चार्ज यहां से आया। किसने दिया? ई गोल्डस्टेन। ई गोल्डस्टेन, ठीक है। ई गोल्डस्टेन ने इस पे बात की। क्या किया उसने? उसने भी एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई, कुछ चेंजेस किए हुए हैं, जरा उन चेंजेस को देख लो। सेम कैथोड और एनोड बनाए, वैक्यूम पंप दिया, ठीक है। और सेम 10,000 का वोल्टेज सेट किया। देखो अब इस पे क्या है, जो प्रेशर सेट किया वो 10⁻⁻1 mm ऑफ Hg। इस बार प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है, 10⁻⁻1 है ना, वो तो 10⁻3 था, -3 और कम हो गया था, -1 mm। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आती है बात। कैथोड को पोरस रखा गया। पोरस का मतलब बता चुका हूं, जिसमें छोटे छोटे छेद होंगे। और कैथोड की तरफ क्या की गई? कोटिंग, फ्लोरोसेंस की, ZnS फ्लोरोसेंस की कोटिंग हो गई। ठीक है जी, यहां तक बातें समझ में आई। इतना इतना सेटअप तो किया ही था। अब हुआ क्या? हाँ, अब इसने जो डिफरेंट गैसेस पे जब काम किया, शो डिफरेंट रिजल्ट, कमाल की बात। डिफरेंट गैसेस डिफरेंट रिजल्ट शो कर रहे थे, इस बात को समझेंगे। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि जैसे जैसे हम गैसेस को बदल रहे थे,
ठीक है क्लास, डिफरेंट गैसेस डिफरेंट रिजल्ट्स। अब हो क्या रहा था बेसिकली, जब यहाँ पे उसने देखा, जब उसने करंट पास कराया, यहाँ पे, तब उसने क्या देखा कि एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ कुछ कलरफुल रेज जा रहे हैं। कलरफुल, पहले में इनविजिबल थी, कोई कलर नहीं था, इस बार कलर थे। और कमाल की बात ये कि हर गैस पे कलर अलग, गैस बदलो कलर बदल जाए। समझ रहे हो, गैस के हिसाब से दिक्कत आ रही थी, गैस की बात आ रही थी। अब क्या हुआ, फिर कैसे पता चला? देखो इसने क्या किया, इसने ना चार्ज बाय मास की रेशियो इसने भी निकाली थी, और सबसे बेहतर जो वैल्यू आ रही थी, सबसे बेटर जो इसने नाम दिया कि भाई एक्चुअल में हम हाइड्रोजन पे बात करेंगे। सपना नहीं आया था उसको, एक्सपेरिमेंट्स किए, सबसे बेहतर वैल्यू, सबसे कम वैल्यू, और जो सबसे बेटर जो चीज आ रही थी, सबसे बेहतर रिजल्ट जिस पे मिल रहे थे, वो सिर्फ हाइड्रोजन पे मिल रहे थे। ठीक है, ऐसे नहीं कि रात को सोया सपना आया और उस पर काम कर लिया। ठीक है, हाइड्रोजन पे सबसे बेहतर रिजल्ट उसे मिले थे। कैसे मिले, क्या है, सब सीनियर क्लास में, इतना ही समझो अभी। पहले हाइड्रोजन पे उसको सबसे बेहतर रिजल्ट मिले, जिसकी वजह से उसने क्या बोला कि भाई H पॉजिटिव जो होगा वही मेरा प्रोटॉन होगा। H पॉजिटिव को ही उसने क्या नाम दिया, प्रोटॉन नाम दिया। अब इसको देखो थोड़ा सा, जब आगे पढ़ोगे, जब ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि इसको H पॉजिटिव को ही प्रोटॉन क्यों बोला। ठीक है, थोड़ा सा अगर जानना है तो मैं एक बात बता देता हूं, आगे हम इस पर बात करेंगे कि जो हाइड्रोजन होता है उसके पास एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन होता ही नहीं। न्यूट्रॉन क्या है भाई, न्यूट्रॉन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो हम आगे पढ़ेंगे। न्यूट्रॉन इसमें 0 होते हैं, न्यूट्रॉन है ही नहीं। अगर न्यूट्रॉन नहीं है तो कमाल की बात यह है कि अगर न्यूट्रॉन है ही नहीं और जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई, तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, भाई बिजली पास कराई गई तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला गया, तो बचा क्या, H पॉजिटिव। यही H पॉजिटिव को उसने क्या नाम दिया, प्रोटॉन नाम दिया। ठीक है, और जिसकी उसने जो मास और चार्ज बताए, मास बताया 1.6 इंटू में 10 की पावर -27 kg, और जो चार्ज बताया गया वो बताया गया इलेक्ट्रॉन के बराबर +1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम। ये दो बातें करी गई, बाकी सब सेटअप सेम था। यही सब कहानियां हैं जो बदली गई। देखो और भी चीजें की गई थी, वो मैं यहाँ पर लेके नहीं जा रहा तुम्हें कि क्या था क्या नहीं था, उसने कैसे किया कैसे नहीं किया। इतना इतना समझ लो, तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ई गोल्डस्टीन ने की थी, हाइड्रोजन की बात की थी कि H पॉजिटिव ही हमारा प्रोटॉन है। क्यों है, सबसे अच्छे रिजल्ट उस पर मिल रहे थे। ठीक है, सबसे बेहतर वैल्यूज और रिजल्ट हमें उस पर मिल रहे थे। सेम वही, जब ये टकराया तो यहाँ पर स्पार्कल हुआ, फिर देखा गया कि हाँ भाई है। ठीक है, यहाँ जो रेस थी उनको नाम दिया गया, प्रोटॉन की वजह से जनरेट हो रही हैं, तो उसने प्रोटॉन नाम दिया। ठीक है, अब डिफरेंट गैस में डिफरेंट रिजल्ट्स क्यों मिल रहे थे, ये थोड़ा सा सीनियर क्लास के टॉपिक्स हैं, वो मैं यहाँ पर नहीं छेड़ रहा उसको। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, देख लो एक बार, नजर डाल लो। मिटा दूं इसको, पक्का? चलो ठीक है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देखो क्लास एक बात बता दूं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बहुत लेट हुई। डिस्कवरी जो हुई थी न्यूट्रॉन की, वो बहुत ज्यादा लेट हुई थी।
ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो जरा ध्यान देना, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो हुई है करीबन 1930-1932 के आसपास, 1930 और 1932 के अराउंड। ठीक है, और ये सारी कहानियां चली थी 1904, 1903 के अराउंड, 1906 के अराउंड, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। मतलब उसके करीबन करीबन 22-23 क्या करीबन 25 साल बाद के आसपास उस पर बात हुई है। ठीक है, हाँ, इसके बीच में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले जो हम आगे 2 टॉपिक पढ़ेंगे, 2 या 3 टॉपिक आगे हम पढ़ेंगे, वो सारे आ चुके थे। मतलब रदरफोर्ड अपनी डिस्कवरी कर चुका था, जे थॉमसन अपना एटॉमिक मॉडल दे चुका था, दोनों बातें हो चुकी थी। उसके बाद न्यूट्रॉन की बात आई। ठीक है, उसके बाद इसकी डिस्कवरी हुई, इसके अराउंड 19। इसका मैं स्पेशली इसलिए लिखता हूँ कि सीरीज में अगर तुम्हें याद रखना है कि पहले क्या हुआ, पहले बाद में क्या हुआ, तो सबसे पहले हुई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर हुई प्रोटॉन, फिर आया जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, फिर आया रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, फिर इसकी बात हुई न्यूट्रॉन की। ठीक है, डिस्कवरी न्यूट्रॉन की किसने की थी? डिस्कवरी की थी इसने, क्या नाम था इसका? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने की थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि जेम्स चैडविक से पहले रदरफोर्ड ने भी न्यूट्रॉन के बारे में बातें बोली थी कि हाँ कुछ तो है वहां पर। वो क्या था क्या नहीं था हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन उसने भी इस बारे में बात की थी। नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उस पर बनाऊंगा, तो कृपया करके उसको दिमाग में रख के बात करें कि हाँ भाई कुछ काम किया था उसने, अच्छा काम किया था, ऐसी बात नहीं है। जेम्स चैडविक। ठीक है, अच्छा, जेम्स चैडविक देखो, अगर 9th क्लास फिर वही बात आती है, अगर तुम बेसिक बेसिक समझोगे कि भाई कैसे डिस्कवरी की गई इसकी, तो तुम्हें नहीं बताया जाता कि डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, तुमको बोल दिया जाता है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन का मास इतना था, चार्ज तो 0 था ही, बस बात खत्म। ठीक है, थोड़ा सा अगर समझना है, सच्ची में समझना है, तो मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ, थोड़ा सा, वो भी ज्यादा नहीं, ज्यादा बात नहीं करेंगे इस पे हम, क्योंकि सब सीनियर क्लास के टॉपिक हैं। थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। बेसिकली हुआ क्या, एक ना कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है, हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और भी जगह पर पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी हम बात करते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या है? देखो, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं हमारे पास जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब कि उनसे कुछ रेडिएशंस एमिट होती हैं, वो अनस्टेबल है, उनके पास इतनी ज्यादा रेडिएशन है, वो थोड़े से अनस्टेबल है। ठीक है, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ना अपने आप को तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ देते हैं? अब देखो, तोड़ने का पहले बेसिक बात समझो। एक बात बताओ कि एटम अगर हमारे पास है, एटम अगर हम एटम की बात कर रहे हैं, तो एटम अगर हमारा हाइड्रोजन का है और एटम हमारा हीलियम का है, ठीक है, ये हम आगे बात करेंगे कि हाइड्रोजन का हमारा एटम है, हीलियम का हमारा एटम है। हाइड्रोजन के एटम की क्या खास बात है? हाइड्रोजन के अगर हम एटम की बात करेंगे तो उसके पास एक प्रोटॉन है, बात करूंगा आगे, अभी थोड़ा थोड़ा समझ लो, और एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हीलियम की अगर बात करें तो उसके पास 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है। तो इनकी जो प्रॉपर्टी वेरी कर रही है वो किस वजह से कर रही है? सिर्फ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। जिसके पास कम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उसकी प्रॉपर्टी अलग होंगी। जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। मतलब एटम तो लमसम सबका सेम है, सिर्फ अंदर का जो कंटेंट है उसका, उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी वेरी करती है। ठीक है, क्लियर है? और ये सच भी है। क्लियर है यहां तक? अब समझो, अब क्या कहानी है कि कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है, अपने आप को स्टेबल में चाहता है। अब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को, बहुत बड़े होते हैं, उनका साइज, उनका मतलब साइज नहीं, उनका जो एटॉमिक नंबर होता है बड़ा होता है, तो वो अपने आप को तोड़ देते हैं। हम सीनियर क्लास में बात करेंगे कि वो अपने आप को 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। 2 हिस्सों में तोड़ना मतलब, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, तोड़ना या जोड़ना, जोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं, तोड़ना भी होता है और जोड़ना भी होता है। ठीक है, जोड़ने का मतलब क्या है? जैसे कि एग्जाम्पल एक छोटा सा मैं ले रहा हूं, जो जेम्स चैडविक ने किया था, उसने बेरिलियम लिया था, बेरिलियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 4 है और मास नंबर 9 है। जिनको ये बात अभी समझ में ना आए ना, आगे चलते जाओ,
अभी देख लो इस चीज को, आगे चलोगे धीरे धीरे जब एटॉमिक नंबर, मास नंबर सब आएगा तब पूरी कहानी समझ में आती जाएगी क्या मतलब है इसका। ठीक है, बेरिलियम लिया और उसने रिएक्ट कराया हीलियम या फिर कहे हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल के साथ, और देखा क्या कि 2+4 क्या बना, कार्बन 6, और 9+4 बनना चाहिए था 13, बना 12, और एक न्यूट्रॉन बाहर निकल गया। ये रिएक्शन पे बात की जाएगी। ठीक है, इस रिएक्शन पे हम जरूर बात करेंगे। ये काम किया था उसने। अब ये क्यों नहीं दिखाया जाता 9th क्लास में, क्योंकि भाई तुम्हारे समझ में ही नहीं आएगी क्या कहानी हुई है यहाँ पे बेसिकली 2 एटम आपस में कंबाइन हुए और एक तीसरा नया एटम बनाया। 2 एटम कंबाइन हुए, बेरिलियम और हीलियम, और क्या कहानी थी कि एटम में होता क्या है कि अंदर का कंटेंट, भाई जिसके पास एटॉमिक नंबर, जिसके पास 4 एटॉमिक नंबर था, जिसका 2 एटॉमिक नंबर था, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे बात की गई है, 4 प्रोटॉन यहाँ, 2 प्रोटॉन यहाँ, दोनों ने मिलकर कितने बना लिए, 6 प्रोटॉन बना लिए। अब इसका मास नंबर 9 था, इसका मास नंबर 4 था, दोनों ने मिलाकर 13 बनाना चाहिए था, लेकिन 12 ही बनाया और एक न्यूट्रॉन बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन कह लो बेसिकली, सॉरी न्यूक्लियर फ्यूजन कह लो। फ्यूजन मतलब मिक्स होना, और न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है टूटना, टूट जाना। ठीक है, सीनियर क्लास में हम डिटेल में बात करेंगे, मैं फिर बोल रहा हूं, नहीं समझ में आता है छोड़ दो, इतना कोई नहीं पूछने वाला तुमसे, लेकिन अगर समझना है कैसे हुई डिस्कवरी तो ये किया था उसने। आगे हम बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, सारी बातें करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, इतनी बात समझ लो पहले। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ और कार्बन फॉर्म किया। कार्बन जब फॉर्म किया तो उसके साथ एक और पार्टिकल निकला बहुत सारी एनर्जी के साथ, जिसे उसने नाम दिया न्यूट्रॉन। बहुत एनर्जी निकलती है क्लास, इसमें बहुत एनर्जी निकलती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम्हें समझाऊं तो जो एटॉमिक बॉम्ब बनाए जाते हैं उसमें न्यूक्लियर फिजन का ही काम किया था। आप सोचो एटॉमिक बॉम्ब में कितनी एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी होती है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स कभी भी हम नॉर्मल घरों के आसपास नहीं बनाते, कहीं बहुत दूर जहां लोग ना रहते हैं वहां बनाते हैं, और वहां ऐसे नॉर्मल लोगों को अलाउड भी नहीं होता जाना। ठीक है, बहुत एनर्जी होती है उसके अंदर। न्यूट्रॉन एग्जाम्पल समझना कितनी एनर्जी होती है, देखो एनर्जी कितनी होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारे पास 1 किलो यूरेनियम है, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं छोटा सा, कहीं पढ़ा था मैंने, 1 किलो अगर यूरेनियम है तो वो करीबन 91 ईयर्स तक, 91,000 ईयर तक इतनी एनर्जी, 1 किलो यूरेनियम इतनी एनर्जी देता है कि आप 91,000 ईयर तक एक कार को ड्राइव कर सकते हो कंटिन्यू, कंटिन्यू इतनी एनर्जी है इसके पास। 91,000 ईयर, 1 किलो यूरेनियम। एग्जाम्पल है छोटा सा, याद रखना है, रखो, नहीं रखना मतलब, बहुत एनर्जी है इसके पास। ठीक है, क्लियर है, मिटा दूं इस बात को, इतना है, उसमें नहीं जाना है, बस समझ लो एक बार के लिए। ठीक है क्लास, ये बातें समझ में आ गई। बेरिलियम, इसे कहते हैं बेरिलियम, ये है बेरिलियम। आगे पढ़ेंगे क्या है बेरिलियम, क्या नहीं है, सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ समझ लो इसे। इसे कहते हैं हीलियम। ठीक है, और ये फॉर्म किया कार्बन एंड न्यूट्रॉन। अभी जो न्यूट्रॉन फॉर्म किया है इसको, इसको बेसिकली कहा गया कि इसका जो चार्ज है, इस पे जो चार्ज है वो देखा गया वो 0 है, लेकिन इसका मास था कुछ, मास जो था इसका वो था 1.6 इंटू में 10 की पावर -27 kg, लमसम मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं है बराबर, ऐसा समझ लो, एक का 1.67 है तो एक का 1.68 है, बस इतना फर्क है, बाकी लमसम पूरा सेम है, 0.7 0.8 का फर्क पड़ जाता है बस। ठीक है, मतलब किसी का अगर 1.67 है तो दूसरे का 1.68 है, बस इतना फर्क है, बाकी सेम है सब। ठीक है, क्लियर है बातें। जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी की थी, ऐसे की थी, ये किया था। ठीक है, उसने बोला भाई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ये,
इस पे कोई चार्ज नहीं होता और मास होता है, मास है इसके पास इतना। ठीक है, मिटा दूं ये बात, लिखनी है लिख लो, नहीं लिखनी है हटा देता हूं। चलिए